नमस्कार। अनुभूति में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ाने जा रहे हैं अनुवाद क्या है या अनुवाद की परिभाषा और अनुवाद के भिन्न प्रकारों को जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो भाषा में कही या लिखी गई बात का किसी दूसरे भाषा में सार्थक परिवर्तन ही अनुवाद कहलाता है। या किसी के जो भी भाषा होती है उसको दूसरी भाषा में परिवर्तन करना ही अनुवाद है, यानी कि ट्रांसलेशन है। तो अनुवाद का कार्य बहुत ही पुराने समय से होता आया है और अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है अनु प्लस वध, अर्थात किसी के पश्चात कहने के पश्चात कहना। अंग्रेजी में इसके लिए ट्रांसलेशन शब्द का प्रचलित है और ट्रांसलेशन शब्द भी लैटिन भाषा के ट्रांस यानी कि पार और लेशन यानी कि ले जाना से मिलकर बना है और जिसका पूरा अर्थ है एक पार से दूसरे पार ले जाना बनता है। और इस तरह अनुवाद एक सेतु का काम करता है जो किसी भाव या विचार को एक पार यानी कि भाषा से दूसरे पार तक यानी कि दूसरे भाषा तक ले जाते हैं। तो भाषा के भिन्न परिभाषा भिन्न जनों ने दिए हैं, जैसे कि डॉक्टर पूर्णचंद्र के अनुसार एक भाषा का दूसरी भाषा में प्रस्तुतिकरण की प्रणाली अनुवाद कहलाती है। और भोलानाथ तिवारी के अनुसार एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। उसी प्रकार से डॉक्टर जॉनसन के अनुसार ट्रांसलेशन इज टू चेंज इनटू अनदर लैंग्वेज रिएटिंग द सेंस, अर्थात मूल भाव की रक्षा करते हुए एक भाषा के कथ्य को दूसरी भाषा में बदलना ही अनुवाद है। तो थियोडोर एस सेवरी के अनुसार अनुवाद प्राय उतना ही प्राचीन है जितना मूल लेखन और उसका इतिहास भी उतना ही भव्य और जटिल है जितना साहित्य की किसी दूसरी शाखा का है। और अनुवाद के मूलभूत बातों को हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कि अनुवाद एक भाषा में व्यक्त भावों और विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करता है। 2 नंबर पॉइंट है अनुवाद में समान अभिव्यक्ति की खोज की जाती है। और 3 नंबर है अनुवाद में एक ऐसी अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है जो स्रोत भाषा से प्रभावित ना हो। 4 नंबर पॉइंट है अनुवाद में मूल रचना के अर्थ के साथ साथ शैली को भी सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। और 5 नंबर पॉइंट है जैसे कि अनुवाद की न्यूनतम शर्त द्विभाषिकता है और इसका मूल तत्व सार्थक पुनरुक्ति है। तो ये तो मूलभूत बातें हो गया। तो अभी हम अनुवाद के प्रकार को जानेंगे। तो अनुवाद की प्रकृति के आधार पर उसे भिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि हम पहला पॉइंट लिखेंगे पर्याय के आधार पर अनुवाद। तो अनुवाद में पर्याय के आधार पर अनुवाद की आवश्यकता रहती है। मूल भाषा के शब्दों को समझकर लक्ष्य भाषा में उसके समतुल्य शब्द खोजना और प्रयोग करना आवश्यक होता है। और हिंदी में अनेक पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कमल, अरविंद, नीरज आदि। और अंग्रेजी में इनके लिए लोटस शब्द भी प्रचलित है और हिंदी में इन शब्दों का प्रयोग अलग अलग संदर्भ में होता है। अतः यही सही पर्यायवाची शब्द का चयन करना तथा उसे उसी संदर्भ के अनुकूल बनाना ही आदर्श अनुवाद कहलाता है। 2 नंबर पॉइंट है साहित्यिक अनुवाद। तो साहित्यिक अनुवाद जो है इसके अंतर्गत काव्यानुवाद, नाट्यानुवाद, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि साहित्यिक विधाओं का अनुवाद किया जाता है। और 3 नंबर पॉइंट है शब्दानुवाद। तो जब मूल भाषा की सामग्री के प्रत्येक शब्द का अनुवाद उसी रूप में लक्ष्य भाषा में किया जाता है तो उसे शब्द अनुवाद कहा जाता है। और यहाँ अनुवादक का लक्ष्य भाषा के विचारों को रूपांतरित करने से अधिक शब्दों को यथावत अनुदित करने से होता है। और जैसे कि 4 नंबर पॉइंट है भावानुवाद। तो भावानुवाद मूल रचना के भावों को पूर्णतः अनुदित रचना में अभिव्यक्ति करना है। जैसे चार्ज शब्द का अर्थ है भार डालना,
कार्यभार सौंपना तथा बैटरी चार्ज आदि। अब संदर्भ के अनुरूप मूल भाषा का भाव समझते हुए ही चार्ज शब्द का अनुवाद अर्थ प्रयोग किया जाएगा। 5 नंबर पॉइंट है सारानुवाद। लंबी रचनाओं, लंबे भाषणों, राजनीतिक वार्तालापों, काव्य रचनाओं का अनेक कथ्य तथा मूल तत्वों की पूर्णता रक्षा करते हुए संक्षिप्त में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया सारानुवाद कहलाती है और इसमें मूल लेख की मूल बातों को सार रूप में लिखित अनुदित किया जाता है और यह स्वतंत्र अनुवाद है और इसमें संक्षिप्तता, सरलता और स्पष्टता रहती है। 6 नंबर है छायानुवाद। छायानुवाद में अनुवादक मूल रचना को पढ़कर इसका जो प्रभाव उसके मन और मस्तिष्क पर पड़ता है उसी के आधार पर अनुवाद करता है। और फिट्जजेराल्ड ने उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद ऐसे ही किया था और एक रुबाई का अनुवाद कई प्रकार से किया गया है और इसमें मूल कृति की छाया मात्र ही दिखाई पड़ती है। व्याख्यानुवाद देखेंगे तो व्याख्यानुवाद में मूल कृति की व्याख्या भी अनुवाद के साथ साथ की जाती है। संस्कृत हिंदी में टीका साहित्य इसी प्रकार का अनुवाद है और यहाँ अनुवादक व्याख्याकार भी होता है। वह मूल कृति की बातें स्पष्ट करने के लिए अपनी ओर से उदाहरण, प्रमाण या उदाहरण भी जोड़ सकता है। 8 नंबर पॉइंट है आशु अनुवाद। तो आशु अनुवाद को तुरंत अनुवाद भी कहा जाता है। जो आशु अनुवाद करता है उसे दूरभाषिया कहा जाता है और यह दूरभाषिया आम जनता की भाषा में मुख्य बात का अनुवाद करता चलता है और दूरभाषीय के पास सोचने समझने के लिए कुछ ही क्षण होते हैं और लोकसभा, राज्यसभा चुनाव, रैलियाँ, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आशु अनुवाद की मांग की जाती है और पर्यटन केंद्र पर भी दूरभाषिक अथवा आशु अनुवाद की आवश्यकता होती है। और यहाँ तक हम लोगों ने अनुवाद क्या है और अनुवाद के जितने भी भाग है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए और आप कुछ समझ में और ज़्यादा टॉपिक नहीं आता है तो उसको भी आप बता सकते हैं, हम उसे समझाने का प्रयास कर लेंगे।